मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे वो आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस के ऊपर कर रहे थे और 7 क्वेश्चंस के ऊपर हमने प्रैक्टिस कर ली थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का, वो क्या है, उसने कहा है कि सॉलिबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 KSP, जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है Ag2CrO4 का, वो कितना दिया गया है आपका, वो आपको दिया गया है 4 × 10⁻⁻13। यहाँ पे फिर क्या कहा है कि इन 0.1 m K2CrO4, तो K2CrO4 की यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दी गई है, वो कितना दिया गया है आपका 0.1। तो सॉलिबिलिटी ऑफ Ag2CrO4, तो किस में पूछा है, Ag2CrO4। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर हम इन दोनों को डिसोसिएट करें तो Ag2 पॉजिटिव, तो 2Ag पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं Ag2CrO4 को डिकम्पोज करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, तो 2Ag पॉजिटिव प्लस CrO4 है ना 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा। ऐसे अगर मैं K2CrO4 को डिकम्पोज करता हूँ तो ये कैसे डिकम्पोज होगा आपका, 2K पॉजिटिव प्लस Cr2 4, क्रोमेट है, CrO4 है, तो CrO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे इसकी सॉलिबिलिटी पूछी गई है, और इसमें अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, क्रोमेट आयन, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया आपका, कंसंट्रेशन आपको दी गई 0.1 m। तो यहाँ से जब आप सॉलिबिलिटी निकालेंगे तो इसका कितना मोल बन रहा है 2s, तो 2s का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2s स्क्वायर, और कंसंट्रेशन कितनी है क्रोमेट आयन की 0.1 इंटू सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब 2s स्क्वायर का मतलब क्या है 4s स्क्वायर, और ये 0.1। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया गया है इसका, अगर हम बात करें तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कितना आ रहा है इसका 4 × 10⁻⁻13। तो 4s स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻13, 0.1 को नीचे आ जाएगा, 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1। तो 4s स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये प्लस की हो जाएगी ऊपर, तो 4 × 10⁻⁻12, 4 से 4 कट हो गया, तो ये अंडर रूट में चला गया आपका 10⁻⁻12, तो x इक्वल कितना आ जाएगा आपका 10⁻⁻6। तो आपकी सॉलिबिलिटी कितना आ गई 10⁻⁻6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, तो उसने क्या कहा है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ बोथ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो याद रखिए ऑलवेज, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है डिसोसिएशन का, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए पूछा जा रहा है, वीक एसिड है, वीक एसिड है आपका, और वीक ही क्या है, वीक ही बेस है। तो अगर आपसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड और वीक बेस के लिए पूछा जाता है, तो वीक एसिड और वीक बेस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 100% क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा 100%। याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत अच्छे से याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर का है आपका, वो यहाँ पे दिया गया है कि ए 0.05 m सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन एसिड इज 1% आयनाइज्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स Kc। यहाँ पे Kc भी आ सकता है, Ka भी लिखा आ सकता है। बात करें Kc या Ka की, यहाँ पे Ka ज़्यादा आता है लिखा हुआ। ये यहाँ पे आपका डिग्री है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आएगा, आपसे यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे आयनाइज्ड हो रहा है, आयनाइज का मतलब डिसोसिएट हो रहा है। तो जो डिसोसिएशन होता है या आयनाइज्ड होता है, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा कितना दिया गया है 1%। अब परसेंट को अमाउंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करना होता है। याद रखना हमेशा, जब भी किसी क्वेश्चन में डिसोसिएशन लग रहा है और जो भी परसेंट दिया है उसको अमाउंट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, बोलिए, उसको हमेशा क्या करना है 100 से डिवाइड कर देना है।
तो जैसे ही आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 10⁻²। अब आपसे क्या पूछा गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, के इक्वल सी एल्फा स्क्वायर, इतना हो जाएगा। सी कितना दिया गया है इसमें, कंसंट्रेशन आपकी है 0.05, क्योंकि सी क्या है इसमें कंसंट्रेशन, एल्फा क्या है आपका जितना आयनाइज या डिसोसिएट हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये फॉर्मूला बनता है आपका, जब भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया जाएगा और कंसंट्रेशन दी जाएगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा, के इक्वल सी एल्फा स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब आप करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इस फॉर्मूले में जैसे ही आपने लगाया के इक्वल सी कितना है कंसंट्रेशन 0.05, कैसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻², तो ये आपका ये आ गया। आगे क्या है, एल्फा स्क्वायर कितना आया है 1/100 से डिवाइड कर दिया था, तो 10⁻² का स्क्वायर, तो के इक्वल कितना हो गया आपका, के इक्वल 5 × 10⁻² और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, तो 5 × 10⁻⁶। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। ओके, तो मैं फिर से एक बार इस फॉर्मूले को बता देता हूँ आपको। जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आए और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा जाएगा तो के इक्वल सी एल्फा स्क्वायर, दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसोसिएशन से क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए बहुत अच्छे से। और जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में दी जाएगी उसको अमाउंट में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम इन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। छोटे क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, याद रखना, इनके कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl की सॉलिबिलिटी विल बी मिनिमम इन, कि AgCl की सॉलिबिलिटी किस में कम होगी। तो सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl की बात करें किस में कम होगी, तो देखिए इसमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट लगाना होता है, क्योंकि सॉलिबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस, जिसमें जितना ज़्यादा आयंस होंगे उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ही क्या होनी है, कम होनी है। तो विल बी मिनिमम पूछिए, AgCl की जो सॉलिबिलिटी है विल बी मिनिमम इन। अब देखते हैं कैसे। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, CaCl2 दिया गया है, तो आप इसको डिसोसिएट कर लेंगे, आयंस में चेंज कर लेंगे, क्योंकि सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, नंबर ऑफ आयंस। सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ आयंस। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, CaCl2, तो ये कैसे ब्रेक होगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो इसके नंबर ऑफ आयंस की बात करें तो 2 यहाँ पर है, 2 पॉजिटिव, 1 यहाँ पे नेगेटिव, तो इसके आयंस कितने हो गए, 3। सेकंड आपको प्योर वाटर नहीं होगा, फिर क्या दिया गया है, AgNO3। तो AgNO3 की बात करें हम तो Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, तो एक आयंस यहाँ पे है, एक आयंस यहाँ पे है, तो इसमें कितना हो गया, 2 हो गए। NaCl की बात करें तो कैसे डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो अगर हम इसके आयंस की बात करें तो इसमें कितना हो गए, इसमें भी 2 हो गए, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो जहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होगा वहाँ पे सॉलिबिलिटी क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ आयंस किस में सबसे ज़्यादा है, CaCl2 में, तो CaCl2 की सॉलिबिलिटी क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हैज हाईएस्ट pH। इंपॉर्टेंट है बहुत, कि आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसकी pH हाईएस्ट होगी। तो अब ये क्या है, ये सब सॉल्ट दिए गए हैं आपको, ये सब क्या है, सॉल्ट है, और सॉल्ट की नेचर देखने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, उसी से pH निकल जाएगी। क्या कॉन्सेप्ट बता रखा है, कि जब भी आपको सॉल्ट दिया जाएगा उसमें आपको क्या करना है, वाटर मिला देना है, और वाटर मिलाने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है, उससे आप pH निकाल लेंगे। कैसे, अब जैसे ये फर्स्ट दिया है CH3COOK, आपने इसमें क्या करा, वाटर मिलाया। अब जैसे ही वाटर मिलाया आपको पता है पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ गया, क्या बन गया आपका CH3COOH, और ये क्या बन गया आपका KOH।
अब बेस की पीएच एसिड से ज़्यादा होती है, तो इसकी तो बी की एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब दूसरा क्या है Na2CO3। अब जैसे ही आप इसमें वाटर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब 2Na है तो 2 मोल लेंगे, तो ये 2Na 2H के साथ क्या बना लेंगे 2NOH और H2CO3, तो ये बी एसिड बन गया आपका, ये स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। तीसरा बनाएंगे आप, अब NH4Cl प्लस HOH, तो ये आपका क्या बन गया NH4OH और HCl, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। और ये क्या बन गया वीक बेस। अब बेस की पीएच ज़्यादा होती है और एसिड की पीएच क्या होती है कम होती है। अगर पीएच की बात करें तो इसमें तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, तो थर्ड का तो मतलब ही नहीं रहा। ऐसे इसमें देख लेते हैं NaNO3 में, क्योंकि बेस वालों की ज़्यादा होगी। अब NaNO3 इसमें भी क्या मिलाया आपने वाटर मिलाया, ये तो पता है ना भाई एसिड की पीएच 7 से कम होती है और बेस की पीएच 7 से ज़्यादा होती है, तो स्ट्रॉन्ग बेस देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि एसिड वालों की तो पीएच कम है, तो जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है वो तो कट हो जाएगा। अब जैसे NaOH के साथ क्या बना देगा NaOH और ये HNO3 बन गया, तो यहाँ पे बेस भी कैसा है आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, और एसिड भी कैसा बना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग ही क्या हो एसिड हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन, तो इसकी तो पीएच 7 हो गई क्योंकि ये न्यूट्रल कंडीशन में आ गया, तो इसकी 7 हो गई। ये कैसा है बेटा, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड वालों की पीएच कम होती है, उसने पूछा हाईएस्ट किसकी होगी। अब यहाँ पे भी वीक एसिड है, यहाँ पे भी वीक एसिड है, हमें देखना है स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी आपसे हाईएस्ट पूछा जाएगा हाईएस्ट पीएच, तो हमें देखना होगा स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ है, क्योंकि बेस की पीएच ज़्यादा होती है। अब पहले वाले में भी स्ट्रॉन्ग बेस ये है, दूसरे वाले में भी स्ट्रॉन्ग बेस ये है। अब बीक एसिड से तो बीक एसिड कट रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस में दोनों अलग अलग बने हैं, तो अब हमें ये देखना होगा कि KOH और NOH में कौन स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा बेस की पीएच ज़्यादा होती है। तो अगर हम KOH और NOH की बात करें तो NOH क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है कंपेयर टू KOH, तो कौन सबसे ज़्यादा पीएच रखेगा Na2CO3। ओके, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसी तरीके से करना है, एसिड वालों की पीएच कम होती है बेस वालों से, और दोनों जगह अगर स्ट्रॉन्ग बेस बन रहे हैं तो उनमें हम कंपेयर कर लेंगे कौन सा अच्छा बेस है, जो जितना अच्छा बेस होगा उसकी पीएच उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट रिलेशंस बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाइबेसिक एसिड बोला है। डाइबेसिक एसिड का मतलब क्या है कि आपके पास एक ऐसा एसिड है जिसमें 2 H हो, तो यहाँ पे अगर हम डाई बेसिक एसिड की बात करें तो वो एसिड कौन सा हो सकता है, जैसे H2O, या आपका डाई बेसिक हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें 2 H है, तो उसने डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है कि इनके लिए कौन सा केस सही होगा डाई बेसिक एसिड के लिए। तो आपको पता है ना कोई भी एसिड एक स्टेप में सिर्फ एक ही प्रोटॉन आयन डोनेट करता है, तो अगर हम इसके फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें, उसको मान लीजिए हमने Ka1 मान लिया, तो मैंने बताया ना डाई बेसिक एसिड बोला, ट्राई बोलता तो H3A हो जाता, इसने बोला डाई बेसिक जिसमें 2 H हो। अब मैंने आपको क्या बताया अभी कि कोई भी एसिड एक बार में एक H डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा जब ये अपने में से एक H निकालेगा तो Ha नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उससे H को निकालना क्या होता है डिफिकल्ट होता है। तो जब ये नेगेटिव आयन बना और हमने इससे क्या करा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 हो गया, तो जैसे ही हमने इससे H को निकाला तो नेगेटिव चार्ज वाले से H को निकालना क्या होता है टफ होता है, तो जब ये टफ होता है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज़्यादा होता है जिससे ईजिली H निकल जाए। अब ये न्यूट्रल था तो इसने ईजिली निकाल लिया, लेकिन इस पर तो निगेटिव चार्ज है सेकंड वाले में। अब निगेटिव चार्ज से आपको पता है क्या कि पॉजिटिव निकालना टफ है, तो इसलिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो गया कम हो गया, तो यह क्या हो गया Ka1 ग्रेटर देन Ka2, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, टेक केयर। तो यहाँ अब तक हमने कितने क्वेश्चंस पे बात कर लिया आपसे, लास्ट कौन सा था आपका
अभी हमने किया था 12, तो ये कौन सा हो गया आपका 30। ओके, टेक केयर।